लैंग्वेज की पूरी दुनिया में क्यों और क्या चर्चा है। G7 समिट में मोदी ने क्या क्या किया, हाई लेवल वर्किंग सेशन, 4 देशों के साथ बायलैटरल मीटिंग, आगे क्या है मोदी का प्लान। ट्रंप मोदी की मुलाकात का मसौदा क्या क्या, ट्रेड डील पक्की होगी, सस्ते तेल की डील होगी, 3 भारतीय नाविकों की मौत का मुद्दा भी उठाने वाले हैं पीएम। अपने दोस्त इमैनुअल मैक्रों के न्योते पर पीएम मोदी दोबारा फ्रांस पहुंच गए हैं बॉस, क्योंकि फ्रांस के एवियन शहर में इस वक्त G7 समिट की बैठक चल रही है और इस बार G7 समिट की अध्यक्षता और मेजबानी फ्रांस ही कर रहा है और इसीलिए पीएम मोदी स्लोवाकिया से वापस फ्रांस पहुंचे। आज जब G7 समिट पीएम मोदी इसमें हिस्सा ले रहे थे और हिस्सा ले रहे होंगे तो बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने एक और रिकॉर्ड का जो लेवल है उसको हाई कर रहे होंगे, यानी कि उसको नए मुकाम तक पहुंचा रहे होंगे, क्योंकि भारत G7 का हिस्सा नहीं है बॉस। फिर भी भारत G7 समिट में 13वीं बार शामिल हो रहा है, 1-2 बार नहीं 13वीं बार शामिल हो रहा है और यह बात वैश्विक मंच पर भारत की धमक और जरूरत को बता रही है कि भारत कितना महत्वपूर्ण है दुनिया में। दुनिया भारत को साथ लेकर चलना चाहती है, दुनिया बिना भारत के चल नहीं सकती, क्योंकि दुनिया को पता है कि भारत आज के डेट में, आज की तारीख में वो देश है जिसके बिना काम नहीं चल सकता है दुनिया। G7 की इस बैठक में G7 देशों के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कई देशों को न्योता दिया है। आप देखिए कि गेस्ट कंट्री के तौर पर G7 समिट में शामिल होने वाला पहला देश भारत है और भारत की तरफ से पीएम मोदी इस समिट में हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी को भी फ्रांस ने न्योता दिया हुआ। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा भी इस मीटिंग में पहुंचे हुए, समिट में पहुंचे हुए, उनको भी न्योता मिला। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे मियांग को भी फ्रांस ने बुलाया है। केन्या के राष्ट्रपति हैं विलियम रूटो, उनको भी न्योता देकर बुलाया गया है इस समिट के लिए। G7 बैठक के दौरान ही पीएम मोदी 4 देशों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। वो 4 देश कौन कौन से हैं आज आपको बताऊंगा, क्योंकि इसमें से एक देश अमेरिका भी। इसके साथ फ्रांस में भारत की द्विपक्षीय बैठक फिक्स है। यह बैठक कल होने वाली है, जिसमें 16 महीने बाद पीएम मोदी और ट्रंप एक दूसरे से मिलेंगे और आमने सामने बैठकर कई मुद्दों पर चर्चा होने वाली है बॉस। माना जा रहा है कि इस बैठक में यूएस इंडिया ट्रेड डील को भी रिव्यू किया जाएगा। लेकिन एक और मुद्दा है बॉस, जिस पर इस मीटिंग में बात हो सकती है और पीएम मोदी ट्रंप के सामने नाराजगी जता सकते हैं, बोलेंगे कि कैसे हो गया है। वो मुद्दा है कॉमर्शियल शिप पर हमले में 3 भारतीय नागरिकों की मौत का मुद्दा। यह मुद्दा कितना गर्म है और भारत की भावनाएं इस मुद्दे के साथ कैसे जुड़ी हुई हैं, यह आज आपको बताने। इस बार G7 की बैठक में कौन कौन से एजेंडे शामिल किए गए हैं और क्या दुनिया भर में तेल का संकट पैदा करने के लिए ट्रंप को इस बैठक में आलोचना झेलनी पड़ेगी, इसके बारे में भी बताने। G7 का इतिहास क्या है, 7 देशों का यह ताकतवर संगठन क्यों उठ खड़ा हुआ, कौन सी मुसीबत ने इन देशों को एक मंच पर ला दिया और G7 से रूस के बाहर होने की कहानी क्या है, आज सब कुछ आपको बताने। लेकिन सबसे पहले एक ट्रेलर। G7 के मंच पर भारत की मौजूदगी सिर्फ एक साधारण देश के तौर पर नहीं है बॉस, बल्कि विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर है। और पीएम मोदी G7 की इस समिट में सिर्फ मेहमान बनकर नहीं पहुंचे हैं, बल्कि वो ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज बनकर पहुंचे। और G7 समिट में पीएम मोदी की मौजूदगी को भारत की वैश्विक भागीदारी के तौर पर भी देखा जा रहा है। फ्रांस में हो रही इस समिट में पूरी दुनिया की नजर मोदी और ट्रंप की मुलाकात पर है। इसके बारे में आपको आगे डिटेल में बताने वाला हूं, लेकिन पहले यह देखिए कि पीएम मोदी G7 समिट में लगातार 7वीं बार शामिल। 2021 से पीएम मोदी को लगातार G7 में मेहमान देश के तौर पर बुलाया जा रहा है। आप यह भी देखिए कि भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्था और महत्वपूर्ण वैश्विक भूमिका की वजह से पीएम मोदी को 7 बार से लगातार बुलाया जा रहा है। एक बार भी नहीं छोड़ा G7 के देशों ने, कहा कि नहीं, हर बार मोदी जी का होना जरूरी है, हर बार भारत का होना जरूरी है, क्योंकि पीएम मोदी G7 के मंच पर ग्लोबल साउथ यानी कि विकासशील और गरीब देशों की आवाज, उनकी उम्मीदें, उनकी चिंताएं मजबूती से इस ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर रखते आए। एक तरह से पीएम मोदी विकसित देशों वाले संगठन G7 और विकासशील देशों के बीच एक स्ट्रॉन्ग ब्रिज का काम कर। आप देखिए कि पीएम मोदी को सबसे पहले 2019 में फ्रांस ने G7 समिट में बुलाया।
लेकिन 2020 में जब अमेरिका को मेजबानी करनी थी इसकी, लेकिन उसने समिट रद्द कर दी थी। उसके बाद अगले साल यानी कि 2021 में ब्रिटेन ने पीएम मोदी को बुलाया। वो 2022 में जर्मनी ने भी कहा कि भाई नहीं, आपके बिना काम नहीं चलेगा, आपको आना पड़ेगा, आप आइए। 2023 में जापान में भी बुलावा आया और 2024 में इटली से भी बुलावा आया। 2025 में कनाडा ने भी कहा कि नहीं, हमारे यहां हो रहा है G7 का समिट, तो आपको आना है बॉस, क्योंकि आपके बिना ये मीटिंग अधूरी हो जाएगी। और इसीलिए उसमें भी भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी मौजूद थे। और देखिए कि 2026 में इस बार फिर से फ्रांस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 समिट में आने का न्योता दिया है। और इसी तरह से पीएम मोदी सबसे ज्यादा यानी कि 7 बार G7 समिट अटेंड करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री भी बन गए। यह रिकॉर्ड भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम हो गया। G7 समिट में भारत के शामिल होने का सफर 2003 से शुरू हुआ, जब 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी किसी भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार G7 समिट में शामिल हुए। उस साल इस समिट की मेजबानी ब्रिटेन कर रहा था और उसके बाद 2004 में कांग्रेस की सरकार बनी और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री। मनमोहन सिंह ने 2005 से 2009 तक लगातार 5 बार G7 को अटेंड किया और मनमोहन सिंह को ब्रिटेन के अलावा रूस, जर्मनी, जापान और इटली ने बुलाया था। G7 समिट में 13वीं बार भारत का शामिल होना यह बताता है कि अब दुनिया भारत को साथ लेकर चलना चाहती है और भारत का इस वैश्विक मंच पर बार बार बुलावा आना, भारत का जाना, वहां पहुंचना ग्लोबल मामलों में भारत के बढ़ते असर और बड़े इंटरनेशनल मुद्दों पर भारत की दूरदर्शी सोच को बढ़ावा देता है और एक्सेप्ट करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेनेवा पहुंचे। स्विस राष्ट्रपति गाय परमेलिन ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए फ्रांस के एवियन पहुंचे। फ्रांस में G7 समिट के दौरान पीएम मोदी 4 देशों के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। इसमें से एक देश अमेरिका भी है। अमेरिका के साथ भारत कौन कौन से मुद्दों पर बात कर सकता है, यह आगे आपको बताने में। लेकिन पहले देखिए कि वो कौन कौन से देश हैं जिनके साथ भारत की द्विपक्षीय बातचीत आज होने वाली है। आज पीएम मोदी कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। उसके बाद यूके के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर के साथ बायलैटरल मीटिंग होनी है। इसके बाद यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद के साथ पीएम द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। यानी कि पीएम मोदी आज ही बैक टू बैक 3 देशों के साथ बायलैटरल यानी कि आमने सामने की बैठक में हिस्सा लेने वाले। आज 3 देशों के साथ बायलैटरल मीटिंग के बाद पीएम मोदी कल सिर्फ अमेरिका के साथ बायलैटरल मीटिंग करने वाले। कल भारतीय समय के मुताबिक शाम 6:15 बजे भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय बैठक होने वाली है, जिसमें ट्रेड, टैरिफ, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और वेस्ट एशिया के हालात पर चर्चा होने की पूरी संभावना। इस बैठक में इंडिया यूएस ट्रेड एग्रीमेंट को भी दोनों नेता रिव्यू कर सकते और इसीलिए कल का दिन भारत और अमेरिका दोनों के लिए अहम माना जा रहा है। लेकिन आप देखिए कि कल मोदी और ट्रंप जब आमने सामने बैठेंगे तब ये 16 महीने बाद ऐसा होगा, क्योंकि फरवरी 2025 में पीएम मोदी और अमेरिका के दौरे पर गए थे तब वो और दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी। तब दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हुई थी और कई समझौते भी हुए। लेकिन आज G7 की बैठक के दौरान भी पीएम मोदी और ट्रंप एक दूसरे से मिले। G7 की इस बैठक में पीएम मोदी और ट्रंप की चेयर अलग वहां पर थी, लेकिन अगल बगल में ही। जब पीएम मोदी अपनी चेयर पर पहुंचे तब डोनाल्ड ट्रंप पहले से ही अपनी चेयर पर बैठे हुए थे। पीएम मोदी को देखकर ट्रंप उठकर खड़े हुए और गर्मजोशी के साथ उनके साथ हाथ मिला। आज सुबह से इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त ट्रंप की फिजूल की बयानबाजी और भारत को टैरिफ दिखाने के बाद पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात कैसी रहती। आप तस्वीर देखिए कि जब दोनों नेता एक दूसरे के सामने हुए तब की तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे तो डोनाल्ड ट्रंप जो पहले से कुर्सी पर बैठे हुए थे उठकर खड़े हुए और उनके पास आए, उनसे हाथ मिलाया। इस बीच दोनों नेताओं के बीच थोड़ी बहुत बातचीत हुई, क्योंकि इस दौरान ओमान में कॉमर्शियल शिप पर भारत के 3 नाविकों की मौत की जो खबर है, मुद्दा है, वो गरमाया हुआ है बॉस। इसीलिए बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत अमेरिका के सामने भारतीय नागरिकों की मौत का मुद्दा उठाएगा, क्योंकि अमेरिका ने अभी तक भारतीय नाविकों की हत्या पर माफी नहीं मांगी। उल्टा अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का रुख इस मुद्दे पर बेहद असंवेदनशील रहा। इसीलिए भारतीय नाविकों की मौत पर भारत में भारी गुस्सा है और कांग्रेस समेत कई पार्टियां अमेरिका के रवैये पर लगातार सवाल उठा रही। ट्रंप प्रशासन भारत को रणनीतिक सहयोगी बताने के बावजूद उसके साथ बेरुखी भरा व्यवहार करता है। ट्रंप के टैरिफ का सबसे बुरा असर भारत पर पड़ा, जिससे भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। जानकारों का कहना है कि दोनों देशों के बीच
भरोसे की कमी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, खासकर ट्रंप के पाकिस्तान प्रेम की वजह से। और इसीलिए मोदी और ट्रंप की मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर रहने वाली है। मोदी और ट्रंप की बैठक पर दुनिया की नजर तो रहेगी ही, लेकिन अभी फ्रांस में G7 की जो बैठक चल रही है उसे भी पूरी दुनिया टकटकी लगाकर देख रही है कि इस बैठक से क्या निकलने वाला है, क्योंकि G7 अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी विकसित अर्थव्यवस्थाओं का ग्रुप है, जिसमें इस बार करीब 15 देशों के नेता हिस्सा ले रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। G7 समिट का एजेंडा पहले ही तय होता है और मेजबानी करने वाला देश बैठक की अध्यक्षता भी करता है। यह व्यवस्था हर साल बदलती है, यानी कि हर साल अलग अलग देश में यह बैठक होती है और हर साल बारी बारी से G7 के देश इस समिट को चेयर भी करते हैं। इस साल G7 समिट के एजेंडे में जियोपॉलिटिक्स क्राइसिस पर सबसे ज्यादा चर्चा होने की उम्मीद है। 4 साल 4 महीने से चल रहे यूक्रेन रूस युद्ध पर गंभीर बातचीत होगी। ईरान इजराइल तनाव पर भी चर्चा होगी। गाजा लेबनान के साथ इजराइल के आक्रामक रवैये पर भी बात होगी। मिडिल ईस्ट में सुरक्षा चुनौतियों पर भी चर्चा की जाएगी और वैश्विक आर्थिक सहयोग असंतुलन पर भी G7 के देश आपस में चर्चा करें। यानी कि शुरुआत में G7 का जो एजेंडा आर्थिक चुनौतियों और क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों को हल निकालने का था, एक हिसाब से देखिए तो धीरे धीरे बदल गया। बाद में राजनीतिक और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे भी इसमें शामिल होते चले, क्योंकि वैश्विक मुद्दों पर G7 के फैसलों का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। G7 यानी कि ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज कैसे और कब एक मंच पर आए, किस मुसीबत ने इन देशों को एक मंच पर आने के लिए मजबूर किया, आपको बताने वाला हूं। G7 दुनिया के उन 7 विकसित देशों का समूह है जिन्हें दुनिया की मॉडर्न इकोनॉमी वाला देश कहा जाता है, इसलिए मॉडर्न इकोनॉमी वाला संगठन भी। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, इटली, कनाडा और जर्मनी G7 के सदस्य। जिस तरह से सभी ईरान युद्ध के दौरान पूरी दुनिया में तेल का संकट खड़ा हो रहा था और सब देख रहे थे, उसी तरह 1973 में जब दुनिया भर में तेल का संकट पैदा हुआ था, तब इस संकट से निपटने के लिए 1975 में अमेरिका, फ्रांस, इटली, वेस्ट जर्मनी और ब्रिटेन ने G6 ग्रुप बनाया था। और इसके बाद 1975 में फ्रांस में G6 की पहली समिट हुई, यानी कि बैठक। अगले साल यानी कि 1976 में कनाडा के जुड़ने के बाद ये G7 बन गया। 1998 में रूस के शामिल होने के बाद इसका नाम G8 कर दिया गया। 2014 में रूस को G8 से बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद फिर से इस संगठन में 7 देश बचे और इसका नाम G7 कर दिया गया। यानी G7 को दुनिया का सबसे अमीर संगठन कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आप देखिए कि दुनिया की जीडीपी में 28.4% हिस्सा G7 का ही, और इसीलिए ग्लोबल ट्रेड यानी कि पूरी दुनिया में होने वाले कारोबार पर G7 का दबदबा रहा है। इस बात को आप आंकड़ों से भी समझिए कि दुनिया के कुल निर्यात में G7 की 28.9% हिस्सेदारी और दुनिया के कुल आयात में 33.7% हिस्सेदारी G7 की। 2000 में G7 के देशों की वैश्विक जीडीपी में हिस्सेदारी 40% थी। हालांकि बाद के सालों में इसमें करीब 12% की गिरावट दर्ज की गई। लेकिन आप देखिए कि वैश्विक आबादी में G7 का जो हिस्सा है वो 10% का है। फिर भी ये 10% की आबादी की ग्लोबल परचेजिंग पावर ऐसी है कि इस मामले में G7 का एकाधिकार है पूरी दुनिया के बाजार। इसके अलावा आप ये भी देखिए कि IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी बड़ी वित्तीय संस्थाओं में G7 देशों की हिस्सेदारी और वोटिंग पावर सबसे ज्यादा है। ताकत के मामले में भी यह संगठन बेजोड़ है, क्योंकि G7 में 3 परमाणु संपन्न देश हैं, अमेरिका, यूके, फ्रांस। इसके अलावा टेक्नोलॉजी में भी G7 देशों की तूती बोलती है। AI, सेमीकंडक्टर, स्पेस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बड़े पेटेंट्स जो हैं इन्हीं देशों के पास हैं बॉस, और इसीलिए ये देश भर भर के नोट छापते रहते। लेकिन G7 की इस समूची अर्थव्यवस्था को 2 देश की बढ़ती आर्थिक शक्ति हिला रही है बॉस। बदलते दौर में G7 की ताकत को चुनौतियां भी मिल रही हैं। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन और सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था भारत इसके स्थायी सदस्य नहीं है। इसीलिए इन दोनों देशों के बिना वैश्विक आर्थिक फैसले अधूरे माने जाते हैं, और इसीलिए G7 से ज्यादा रिलेवेंट G20 को माना जाता है, जिसमें इन विकसित देशों के अलावा कई विकासशील देश भी शामिल हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं बॉस कि ये सब जो भारत को हर मंच पर बुलाना चाहते हैं ना, हर मंच पर भारत की उपस्थिति देखना चाहते हैं, इसके पीछे 140 करोड़ देशवासी हैं और देश का मजबूत प्रतिनिधित्व है और देश की छवि है, हमारी कर्मठता है, जो दुनिया को यह दिखा रही है
कि बिना भारत के काम नहीं चल सकता है। पाठशाला में अगला चैप्टर जिसमें आपको बताऊंगा राम मंदिर दान में चोरी की जांच में 49 लोग कौन हैं जो एसआईटी की रडार पर हैं। क्या सोने हीरे लगी रामशिलाएं सच में चोरी हो गई हैं? 50 करोड़ की संपत्ति, लिफ्ट वाला मकान, ऑटो ड्राइवर ने कैसे खड़े कर लिए होटल, ग्राउंड से रिपोर्ट दिखाने वाला। राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी की अफवाह का मामला गर्माता जा रहा है। हर राम भक्त जानना चाहता है कि राम मंदिर के दान में हेराफेरी भी हुई है या सिर्फ यह सब अफवाह की बात है। आज एसआईटी की जांच का भी दूसरा दिन था। कल 8 घंटे की जांच हुई थी, आज भी कई घंटों तक एसआईटी की टीम ने मंदिर पहुंचकर जांच की। बताया जा रहा है कि आज गिनती में लगे लोगों से पूछताछ हुई। जो दान जो चढ़ाया जाता है मंदिर में उसकी जो गिनती करते हैं उन लोगों से पूछताछ हुई। राम मंदिर ट्रस्ट के लोगों से भी इस मामले में पूछताछ हुई। एसआईटी की टीम ने पुराने रिकॉर्ड्स भी खंगाले हैं बॉस। एसआईटी के रडार पर बैंक के कर्मचारी भी हैं और मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोग भी हैं। सभी लोगों की संपत्तियों की भी जांच हो रही है। ऐसा नहीं चल रहा है कि सिर्फ ये पूछताछ करके छोड़ देंगे। जो लोग इस ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, जो लोग इस मंदिर से जुड़े हुए हैं ना बॉस, सब ने पिछले कुछ सालों में, कुछ महीनों में कितनी तरक्की की है, कितना पैसा कमाया है, उस पैसे का क्या किया है, सबकी जांच होने वाली है। क्योंकि हल्का फुल्का मामला थोड़ी ना है। सोचिए कि करोड़ों राम भक्त जिनकी आस्था जुड़ी हुई है, करोड़ों देश और दुनिया भर के लोग जो राम मंदिर पर चढ़ावा चढ़ाए हैं, उन सब की आस्था का विषय है। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोगों की ही हो रही है, क्योंकि सीधे तौर पर अगर देखें तो यही वो लोग हैं जो तमाम कामकाज को बहुत करीब से देख रहे थे, निगरानी कर रहे थे। और इसमें पहला नाम है टीनू यादव का। टीनू यादव पर करोड़ों की हेराफेरी का आरोप लगा है। आरोप है कि उसने कई होटल्स में निवेश कर लिए। दूसरा नाम है गोपाल राव का। उनके ऊपर चोरी की अनदेखी का आरोप। कहते हैं ना कि भाई अगर आपके पड़ोस में कुछ गड़बड़ चल रहा है, कोई कुछ गलत कर रहा है और आप आंख बंद करके अपने घर में सो रहे हैं, तो इसका मतलब आप भी उतने ही गुनहगार हैं जितना वहां चोरी करने वाला है। तो अगर चोरी पर कोई आंख बंद करके बैठा रहेगा तो उसे पूछताछ नहीं होगी, पड़ताल नहीं होगा क्या? अपने कथित भतीजे को लाभ पहुंचाने का आरोप इन पर है। और तीसरा नाम है अनिल मिश्रा जी का। अनिल मिश्रा पहले स्कूटर पर चला करते, अब 2.5 करोड़ का लिफ्ट वाला मकान हो गया, लोग बता रहे। चौथा नाम है केडी तिवारी का। केडी तिवारी पर आभूषणों की निगरानी का जिम्मा था। अब केडी तिवारी ने 1.5 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी। लोग पूछ रहे कहां से खरीद ले भाई, बताओ। अभी तक ये सिर्फ आरोप है, क्योंकि एसआईटी की जांच चल रही है और अभी तक किसी के खिलाफ कुछ भी पुख्ता निकल कर नहीं आया, यानी कि एसआईटी की रिपोर्ट नहीं आई है। इसीलिए ना तो कोई कयास लगाए जाने चाहिए और ना ही किसी तरह का अंदाजा लगाया जाना चाहिए। लेकिन भाई साहब, अगर धुआं उठा है तो आग तो लगी होगी ना। आप समझिए कि ये कोई सामान्य चोरी नहीं है, ये कोई हल्का फुल्का घपले का मामला है कि कोई बिल्डिंग बन रही थी, कोई सोसाइटी बन रही थी, वहां किसी ने लाख और करोड़ रुपए उड़ा दिए। ऐसा नहीं है, ये आस्था का मामला है। और ये आस्था करोड़ों लोगों की आस्था है। राम भक्त और सनातनियों की आस्था का मामला है ये। राम मंदिर से जुड़े हुए आस्था का मामला है। दुनिया भर के करोड़ों लोगों की आस्था इसमें जुड़ी हुई है बॉस, इसीलिए इसको हल्के में नहीं ले सकते हैं। आप इस मामले की जांच को देखिए कि कैसे इस मामले में एसआईटी बनाई गई। राज्य सरकार ने तुरंत जैसी आरोप लगे एसआईटी बना दी, तो दूसरी तरफ सियासत भी इस पर भरपूर हो रही है। अखिलेश यादव से लेकर कांग्रेस तक को इसमें सरकार की गलती नजर आई। आज राम मंदिर पर क्या नए खुलासे हुए हैं, क्या अपडेट है, सब बताने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले एक ट्रेलर आपको दिखा। अभी तो एक सामने आया कि 7.5 करोड़ 7 करोड़ रुपए चोरी किया इन लोगों ने। इसके पहले 8 महीने का सीसीटीवी फुटेज डिलीट किया है टीनू यादव ने। ये लगातार ये काम चल रहा था। हम चोर होते भैया तो 97 से जुड़े हैं, 32 साल हमारा हो गया। आज इनको नजर में आ रहा हम चोर हैं, अचानक ये दिख रहा मेरे पास क्या। कुछ बैंक के कर्मचारियों के ऊपर संदेह हुआ है। डबल इंजन की डबल टंकी है, हाँ बड़ी बड़ी टंकियां हैं, वो भरी जा रही है। अपनी जान उसकी फंसी हुई है, उसको जांच अधिकारी बना दिया गया। इससे साबित हो रहा है कि पूरी तरीके से जांच प्रभावित होगी। बहुत सनातनियों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र राम मंदिर एक बार फिर सुर्खियों में। लेकिन इस बार लोगों की आस्था को लेकर नहीं है कि वहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए हैं, इतने श्रद्धालु और भक्त पहुंच गए हैं कि अयोध्या में प्रशासन की व्यवस्था चरमरा रही है। ये सब नहीं है बॉस, बल्कि आस्था से खिलवाड़ का ये मामला है जो चर्चा में है।
लोगों को दुखी करने वाला मामला है। लोगों तक जब यह बात पहुंची, लोगों के कान तक जब यह बात पहुंची ना कि राम मंदिर में ऐसा हो सकता है, सोचिए कि प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के मंदिर में, जिसके लिए लोगों ने दशकों तक इंतजार किया, कई पीढ़ियां खप गई, लोगों ने प्राण की आहुति दे दी, गोलियां खाई, लाठियां खाई, उस राम मंदिर में ऐसा हो सकता है? कोई सोचेगा भी? कोई नहीं सोच पा रहा है बॉस। इसीलिए बहुत जरूरी है कि एसआईटी की रिपोर्ट आए। राम मंदिर में करोड़ों के चढ़ावे की अफवाह उड़ी तो सरकार ने तुरंत कहा कि नहीं भाई, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। तुरंत एसआईटी का गठन किया योगी आदित्यनाथ, जिसके बाद हर गुजरते दिन के साथ चौंकाने वाले खुलासे। इस मामले में सबसे पहले राम मंदिर के कार सेवक रहे संतोष दुबे ने आरोप लगाए। अब संतोष दुबे ने एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। आप संतोष दुबे के आरोप सुनेंगे तो आपको गुस्सा आ जाएगा कि अगर इस तरह से राम मंदिर में घपला चल रहा था तो आस्था के नाम पर इससे बड़ा धोखा और खिलवाड़ क्या हो सकता है। संतोष दुबे ने थाना राम जन्मभूमि में लिखित शिकायत दी है बॉस, जिसमें आरोप लगाए गए हैं कि दान में आने वाली धनराशि और बहुमूल्य आभूषणों के प्रबंधन में बड़े स्तर पर अनियमितताएं बरती गई।